नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत सुर्खियों से। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत देश भर में 1183 संगठन शिविर किए गए आयोजित। 7.07 लाख युवाओं को उपलब्ध कराया गया रोजगार। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरू। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की है सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना। लद्दाख में बाढ़ की स्थिति। कुछ दिन पहले बनी कृत्रिम झील फटने से गांवों में घुसा पानी, फसलें तबाह, जांस्कार नदी के पुल को पहुंचा नुकसान। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजौरी जिले के द्रमन पंचायत में ब्लॉक बुधल के पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्रदान किए गए पक्के मकान। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास और मनरेगा के तहत लोगों को मिला रोजगार। ये थी सुर्खियां। आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की, जो एनटीपीसी की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू हुई। एनटीपीसी ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत हुई है। भारत सरकार द्वारा साल 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित की जाने वाली ये पहली सौर परियोजना है। जलाशय में स्थापित किए गए इस तैरते हुए सोलर इंस्टॉलेशन को अद्वितीय एंकरिंग डिजाइन में बनाया गया है और यह एक RW जलाशय में करीब 75 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस फ्लोटिंग सोलर परियोजना के जरिए 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। लगभग 7,000 घरों को इससे रोशन करने में सहायता प्राप्त होगी और हर वर्ष कम से कम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाएगा और इसके साथ ही प्रतिवर्ष 13,640 लाख लीटर पानी की बचत होने की उम्मीद है। इतना पानी 6,700 घरों की वार्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और ये 2,000 मेगावाट का कोयला आधारित सिमहाद्री स्टेशन परियोजना बंगाल की खाड़ी से CW सिस्टम के लिए समुद्री जल प्राप्त करने वाली पहली बिजली परियोजना है और 20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रही है ये परियोजना। और बात अगर एनटीपीसी की करें तो एनटीपीसी ने सिमहाद्री में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड प्रणाली स्थापित करने की भी योजना बनाई है। 66,900 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी समूह के पास 29 नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन हैं। एनटीपीसी ने साल 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। एनटीपीसी भारत की ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा समझौता लक्ष्यों को घोषित किया हुआ है। और एनटीपीसी समूह के पास 17 गीगावाट से भी अधिक ऊर्जा क्षमता फिलहाल निर्माणाधीन है, जिनमें से 5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं। और जो एनटीपीसी की खास बात है वो ये है कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से सस्ती कीमतों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति एनटीपीसी की पहचान रही है। रुख करते हैं अगली खबर का। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 13 से लेकर 19 अगस्त 2021 के बीच ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग 1183 संगठन शिविर आयोजित किए गए। अखिल भारतीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य कौशल मिशन ने मिलकर काम किया। 371 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने पूरे देश में सप्ताह भर तक चलने वाले शिविरों के दौरान करीब 83,795 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक संगठित किया। आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए करीब 75,660 उम्मीदवारों को नामांकित कराने में भी सफलता मिली।
कोविड सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एजेंसियों ने वर्चुअल तथा व्यक्तिगत दोनों तरह से शिविरों का आयोजन किया था। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। DDU-GKY का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को उनके मनचाहे रोजगार से जुड़े कौशल के साथ प्रशिक्षित करना है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम को कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटी सहित रोजगार के साथ परिणामोन्मुखी बनाया गया है। DDU-GKY कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए 27 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ ही चलाया जा रहा है। 871 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां 2381 से भी अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को करीब 611 तरह नौकरी की नौकरियों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। 31 जुलाई 2021 तक कुल मिलाकर 10.94 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 7.07 लाख युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया है। और अब रुख करते हैं देश के उत्तरी हिस्से लद्दाख का। देश के पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख में रविवार को बाढ़ के हालात बन गए। केंद्र शासित प्रदेश के रंबक गांव के करीब कुछ दिन पहले एक कृत्रिम झील बन गई थी। ये झील अचानक फट गई, जिसके बाद ढेर सारा मलबा नदी में जा गिरा और नदी का रास्ता रुक गया। नदी का रास्ता रुकने के बाद पानी गांवों में घुस गया और लोगों की फसलें तबाह हो गईं। बाढ़ ने जांस्कार नदी पर बने पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही झील फटने का अलर्ट जारी कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA के CEO ने बताया कि गांव के आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हुई हैं। राहत और बचाव की टीम हालांकि मौके पर मौजूद है और घटना में किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। निमो इलाके के पास की आबादी को भी बाढ़ के खतरे से आगाह किया गया था। बाढ़ की वजह से रंबक, जिंगचेन, यूरुसे और रमचंग को जोड़ने वाली सड़क मेन रोड से कट गई है। जांस्कार नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और दोनों एक दूसरे से लद्दाख की निमो घाटी में मिलती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY के तहत ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजौरी जिले के द्रबन पंचायत में ब्लॉक बुढ़ल के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पक्के मकान प्रदान किए गए हैं। राजौरी जिले के द्रबन पंचायत में ब्लॉक बुढ़ल के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों के सभी प्रकार के विकास और मनरेगा के तहत डोर स्टेप यानी उनके बिल्कुल दरवाजे पर रोजगार प्रदान किया गया है। गरीब और कच्चे घरों में रहने वाले लोग बरसात के मौसम में कई समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने राजौरी जिले के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में कच्चे घरों में रहने वाले सभी लोगों को घर उपलब्ध करा दिए हैं। बर्फ से तो मेरा मकान आधा डैमेज हो गया था, तो ये जो है अभी हम दूसरा मकान बना रहे हैं तो बहुत मुश्किल से बना रहे हैं। बहुत मुश्किल होती है, बर्फ़ का इलाका है, बहुत ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे। मोदी सरकार जो है वो बहुत अच्छी है, उनका शुक्रिया हम अदा नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम दी है, बहुत अच्छा हो रहा है, काम बन रहा है। 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट की जो मिल रही है रिलीफ इन लोगों को PMAY के तहत, तो उसमें ये लोग मकान बना रहे हैं। अब उस पैसे में नहीं बनेगा। कुछ लोग गरीब लोग हैं, कोई मजदूरी शजूरी कर वो अपना पैसा भी ला रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं। अब 200 मकान का काम यहाँ शुरू है। गरीब लोग थे सर काफ़ी, जो जिनके नाम ये PMGY के हिसाब से आए थे, उनके सबके मकान बन रहे हैं। तो गरीब आदमी है सर, तो पहाड़ी इलाका, बर्फानी इलाका, कच्चे मकान है, कई मकान डैमेज भी हो जाते हैं बर्फ से। तो इसलिए इनका PMGY के हिसाब से सर ये जो इनका नाम आया है, उसके हिसाब से इनको गवर्नमेंट की मदद से ये काम हो रहा है। इनका गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनको मतलब सागवान मिल रहा है, बहुत अच्छा काम है। और अब मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसमी फसलों से जुड़ी हुई सलाह।
गुजरात के नवसारी जिले में धान की फसल में बढ़वार के लिए 2 से 3 सेंटीमीटर तक जलस्तर बनाए रखें। धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन उर्वरक की पहली डोज दें। फसल में उर्वरक डालने से 1 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें। रोपाई के 45 दिनों तक धान के खेत से हाथों से घास या खरपतवार निकालने का काम करें। गन्ने के खेतों में भी पानी निकालने के बाद जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें और सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। भिंडी के खेत में जल भराव न होने दें और खरपतवार नियंत्रण का काम करते रहें। समय पर बोए गए बैंगन और मिर्च में रोग, कीट और खरपतवार नियंत्रण का ध्यान दें। बुआई के 20 दिन बाद कद्दू वर्गीय फसलों में खुरपी से निराई गुड़ाई का काम करें। उसके बाद 2 से 3 बार हाथों से खरपतवार निकाल लें। दक्षिणी गुजरात में गन्ने की अच्छी पैदावार और मिठास के लिए ऊपर की पत्तियों को छोड़कर 25% पत्तियों को हटा दें। ये काम गन्ने की बुआई के 6 महीने बाद से करें। ऐसा करने से गन्ने की फसल में घुन व कीटों आदि को भी नियंत्रित किया जा सकता है। दक्षिणी गुजरात में मूंगफली की फसल में टिक्का रोग लगने का खतरा है। टिक्का रोग के खतरे से बचाने के लिए मूंगफली की फसल में विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। जलभराव की वजह से मूंगफली की फसल में आयरन की कमी हो सकती है। ऐसे में पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। मूंगफली के खेत से फालतू पानी निकालें और जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। मक्का की फसल में भी यूरिया और दूसरे उर्वरक डालें। मक्का की अच्छी पैदावार पाने के लिए पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कपास और अरहर के खेतों में खरपतवार नियंत्रण का काम करें। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिर तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों पर 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहे। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी मौसम की जानकारी और इस मौसम में जो फसलें हैं उससे जुड़ी हुई सलाह और जानकारी। तो आप भी अपने इलाके के हिसाब से अपने फसलों के लिए इस जानकारी और सलाह का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और अब अगली खबर, देश में एकमात्र हाथी गांव जयपुर के पास आमेर में है। ये गांव पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस के कारण अच्छी स्थिति में नहीं है। महावत अपने हाथियों को परिवार का सदस्य मानते हैं, इसलिए उनकी देखभाल के लिए घर तक गिरवी रख दिए, गहने बेच दिए। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने उनकी कमर तोड़ दी है। जयपुर के पास आमेर में बसे हाथी गांव को कोरोना काल से पहले की मुस्कुराहट चाहिए। देश का ये इकलौता हाथी गांव है जो जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित है। कोरोना ने जब से भारत में अपने कदम रखे हैं
तभी से हर किसी के जहन में डर और अनहोनी की आशंका है। लेकिन लॉकडाउन में ढील के बाद अब महावतों और हाथी मालिकों के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ गई है। जो थोड़े बहुत सैलानी जयपुर आए हैं, उन्हें शाही सवारी कराने के लिए रोज महावत अपने हाथियों को सजा धजा कर स्टैंड तक लाते हैं। हालांकि हाथी मालिकों को काफी नुकसान भी हो रहा है। बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसमें घर बार बेचना पड़ रहे हैं। हाथियों के खिलाने पिलाने की सहायता के लिए कुछ राशि अभी सरकार ने प्रदान करी है, तो उसमें थोड़ा सारा लगा है, उससे भी पूरा नहीं पड़ रहा है, बाकी थोड़ा बहुत लगा है बस। हाथी गांव में अमूमन हर शख्स के पास हाथी है, किसी के पास 8 तो किसी के पास 10 या उससे अधिक। लेकिन हाथी पालना आसान नहीं होता। हाथी के खाने पीने का एक दिन का खर्च करीब 2500 रुपए है। चूँकि हाथी इनके लिए परिवार का ही सदस्य है, लिहाजा किसी ने अपने घर गिरवी रख दिए तो किसी ने गहने बेच दिए। उम्मीद तो है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, पर कोरोना की दूसरी लहर ने फिलहाल इनकी कमर तोड़ दी है। कोरोना की दूसरी लहर ने हमारे पूरे इस व्यवसाय को चौपट करके रख दिया, क्योंकि हाथी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हाथी व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे वो आमिर फोर्ट पे रहने वाले लोग हों या हाथी महावत हों, हाथी पालक हों, और इस हाथी गांव को में रहने वाले बहुत सारे ऐसे परिवार जो सिर्फ हाथियों के ही जीवन यापन पर डिपेंड थे, उन सभी लोगों का आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और इसी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, हमें हाथी पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। हाथी की सवारी जयपुर की शान है। यहाँ आने वाला हर सैलानी एक ना एक बार इस शाही सवारी का मजा जरूर लेता है। इसलिए सरकार को ये देखना होगा कि हाथी सवारी किसी सूरत में बंद न हो। हालांकि राज्य सरकार ने इनके आर्थिक संकट को देखते हुए एक पैकेज जारी किया था, लेकिन मदद की जरूरत अभी और है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अगली खबर, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के स्ट्रेच के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ऐसा पहली बार है जब नमामि गंगे अभियान के तहत कुमाऊं क्षेत्र में नदी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काम हो रहा है। देश में नदियों के प्रदूषित हिस्सों की पहचान करने वाली सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल 9 प्रदूषित स्ट्रेच हैं, जिसमें से 6 जिला उधम सिंह नगर में हैं, जो कि अलग अलग सहायक और छोटी नदियों जैसे भेला, ढेला, किच्छा, नंदौर, बिलंखा और कोसी में हैं, जबकि 2 स्ट्रेच रिस्पना, बिंदाल और सुसुआ के हैं, जिन्हें IND रिस्पना बिंदाल परियोजना में शामिल किया जा रहा है, जिसका क्रियान्वयन नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किया जाना है। जबकि एक स्ट्रेच जो गंगा नदी का ही हिस्सा था, उस पर पहले से ही जगजीतपुर STP परियोजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, हमने इन सबको मिला के इसलिए लिया है कि इनको पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारे जगहों पे काम होगा, मॉनिटरिंग अच्छा होगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये भी जैसे ही वर्क अवार्ड होता है 1 साल के अंदर में इसको ही पूरा करें। भेला नदी पर 2 नालों को टैप किया जाएगा, जबकि 3 MLD के 2 STP प्लांट बनाए जाएंगे। ढेला नदी पर 4 नालों को टैप किया जाएगा, जबकि 10.80 MLD के 3 STP बनाए जाएंगे। किच्छा नदी पर 6 नालों को टैप किया जाएगा, जबकि 3 MLD के 1 STP प्लांट को बनाया जाएगा। कोसी नदी पर 3 नालों को टैप किया जाएगा और 0.50 MLD के 1 STP को बनाया जाएगा। नंदौर नदी पर 1 नाले को टैप किया जाएगा, जबकि 3 MLD के 1 STP प्लांट को बनाया जाएगा। पिलंखर नदी पर 1 नाले को टैप किया जाएगा, जबकि 10 MLD के 1 STP बनाए जाएंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर में सीवरेज योजना ढेला नदी फेज 1 के अंतर्गत कुल 199.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के तहत 30.30 MLD की कुल उपचार क्षमता के लिए 9 STP का निर्माण किया जाएगा। वहीं कुल 17 नालों की टैपिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना के साथ ही उत्तराखंड राज्य के सभी प्रदूषित स्ट्रेच को पॉल्यूशन अबेंडमेंट प्रोजेक्ट के तहत कवर किया गया है। हमने अभी जो 6 नदियों के ऊपर जो प्रोजेक्ट दिए हैं, इस पूरे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में हमने उसकी व्यवस्था की है कि इंटीग्रेटेड स्लज मैनेजमेंट की व्यवस्था की है, ताकि जो भी कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाएगा और पर्यावरण में जा करके उसको दूषित नहीं करेगा। नमामि गंगे योजना का मकसद न सिर्फ गंगा की मुख्य धारा को स्वच्छ करना है, बल्कि गंगा की सहायक नदियों को भी स्वच्छ करना है। इसके लिए पहली बार उत्तराखंड के गढ़वाल में कुल 32 परियोजनाओं को पूरा करने के बाद अब कुमाऊं क्षेत्र में बहने वाली गंगा की सहायक नदियों पर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज।
और अब बात भदोही के कालीन की। उत्तर प्रदेश के भदोही के कालीन उद्योग को भला कौन नहीं जानता। देश विदेश में हर जगह इसकी खास डिमांड होती है। हालांकि कोरोना काल में इसे बनाने से लेकर तमाम क्षेत्रों में असर पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मिशन ने इसकी बेहतरी की दिशा में अच्छे नतीजे दिए हैं। अब देश में ही इसके लिए बाजार विकसित किए जा रहे हैं। भदोही के बुनकरों को लंबे समय के बाद राहत मिली है। मशीनी उत्पादों के साथ लंबे समय से प्रतिस्पर्धा कर रहे यहाँ के मशहूर कालीनों के बुनकर हताश हो रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का एक आह्वान इनके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद भदोही में बनाए गए कालीन की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भदोही के कालीन व्यवसायी यहाँ बनी कालीनों को योग से जोड़कर इन्हें नया कलेवर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग योग के आसनों के द्वारा जैसे जैसे आसन हैं उसके अनुसार हम लोगों ने कालीन को, हस्त निर्मित कालीन को डिज़ाइन किया है। हमारी जो ऊन होती है वो हिमालयन ऊन होती है जो कि इंसुलेटेड होती है, नेचुरली इंसुलेटेड होती है। इसके बाद जो हम कालीन बनाते हैं तो कालीन में जो है वो जो गांठ बनती है वही उसमें कंप्रेशन का काम करती है। योग से जोड़कर भदोही के बुनकरों ने अपनी कालीनों की मार्केटिंग की है, जिसका नतीजा ये है कि आज हर उम्र के लोग इन आसनी और कालीन का प्रयोग योग के दौरान कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, भदोही की कालीनों और आसनी की भी बिक्री बढ़ रही है। कारपेट जिस पर सो के प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ और ये एक्यूप्रेशर करता हूँ, जो हाथ से पाँव से सब, और इसका इतना बढ़िया वो है कि मुझे जरा भी कोई कहीं कष्ट नहीं है। मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत परेशान था और पीछे 1 महीने से मैंने योगा शुरू किया और योगा कारपेट के साथ योगा करते करते मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला और इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये योगा कारपेट जो है आसनी टाइप का है, इस पर बैठ करके और हाथ में लेकर के स्प्रिंग टाइप का है। ये इसको प्रेशर डालने से, एक्यूप्रेशर टाइप का करने से मेरा एकदम ठीक हो गया और लगातार हम करते हैं, हमें बहुत राहत है इससे। भदोही में बनने वाली कालीन में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों से आने वाली ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। हाथों से बनाई जाने वाली इन कालीनों की क्वालिटी भी सर्वोत्तम है। योग जिसके बारे में इतनी बातें हैं, इतना स्वास्थ्यवर्धक है, आपको अंदर से लेकर बाहर तक शारीरिक, आध्यात्मिक हर तरह की शक्ति देता है। और ये कारपेट इसी काम को आप सुविधापूर्वक, सरलतापूर्वक कर सकते हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भदोही। तो प्रधानमंत्री के आह्वान से कालीन उद्योग को मिली संजीवनी। और इसी के साथ आज के किसान समाचार में इतना ही, लेकिन हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं किसान समाचार। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।